खैर, अ, जो लेक्चर है वो मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर वेव मोशन का किया था, तो ये शेयर किया था, तो वो आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट जो था वो यहाँ पे था। अब मैं आपको वो जो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ वेव मोशन से रिलेटेड, ये पिछली 2 से 3 क्लासेस जो पिछले वीक हमने की थी, ये इसके अंदर हमने वेव मोशन, अगर मैं ये देखता हूँ इसकी एग्जांपल्स के थ्रू प्रेजेंट करना चाहूँ, वन पेंसिल इनटू यहाँ से जनरेट किया जा रहा है, तो ये जो वेव्स होंगी ये अपने सोर्स से रिपल्स जो हैं ये कॉर्क का जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि कॉर्क अपनी जगह क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा। तो ये हमने देखा भी था कि पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस, अपनी जगह नहीं छोड़ते, बट एनर्जी इज शिफ्टिंग। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये हो गई। दूसरा ये आपने देखा कि ये जो पॉइंट पी था, जब आपने रोप के ऊपर जर्क अप्लाई किया तो ये पॉइंट पी अप एंड डाउन मूव किया और वेव जो थी वो आगे की तरफ ट्रेवल कर गई। तो इस ये सेकंड एग्जाम्पल, जब भी हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे किसी मीडियम के अंदर, तो वहां पे क्या चीज जनरेट हो जाएंगी, वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। हम यहाँ पे देखें इसकी डेफिनेशन प्योरली जो दे रहे हैं, वेव इज अ डिस्टर्बेंस। असल में क्या होती है, डिस्टर्बेंस नहीं लगे, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल्स क्या हों, वाइब्रेट हों, किसकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से जो मीडियम में प्रोड्यूस की गई है। अबाउट देयर मीन, वो पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के, यानी कि डू नॉट लीव देयर प्लेस, अपनी प्लेस को ना छोड़ें, ठीक है, अपनी जगह पर ही, डू नॉट लीव देयर प्लेस इन इक्वल इंटरवल, यानी कि मुस्तकिल तौर पर अपनी। तो इस मोशन या मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं, और जो जनरेट होती है उसको वेव। तो देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स की, 2 कैटेगरीज हैं, एक मैकेनिकल है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, विच रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन ट्रैवलिंग को कहते हैं, जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम अगर चाहिए होगा तो वो वेव्स करें। मसलन वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई विदाउट मीडियम ट्रैवल, या वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग और स्प्रिंग, ये सारी क्या कहलाएंगी, मैकेनिकल। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्या कहा जाता है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम ना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म के अंदर वो आगे की तरफ ट्रैवल करता चला जाए। तो आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर देयर प्रोपगेशन। अब जो मैकेनिकल वेव है उसकी प्रॉपर्टी, इसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस भी की थी, ये उस वीडियो के अंदर भी है, तो उसको देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास कौन सी वेव कहलाती है, एक कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूसेस इन अ स्प्रिंग, स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होंगी, जिसके अंदर आपको याद हो कि पार्टिकल पी जो था वो भी फॉरवर्ड बैकवर्ड में मूव कर रहा है, और एनर्जी ई जो है, अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूं और इसको कहता हूं कि ये वाले एनर्जी ई है, तो ये एनर्जी ई पी ट्रेवल कर रहा है। तो एनर्जी और पार्टिकल बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, और ये कहाँ है, स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसकी मूवमेंट ऑफ हैंड यहाँ पे दिखाई गई है, हाथ की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करना चाहिए, ठीक है, अप एंड डाउन नाउ। तो आप देखिए ये कंप्रेशन आई, जब ये एक्सपेंड होगा तो ये वाली कंप्रेशन जो होगी वो आगे क्या हो जाएगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी। जब ये शिफ्ट होगी तो वो वाली कंप्रेशन जो थी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो कंप्रेशन की एनर्जी और रेयर, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कंप्रेशन है, इसकी एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे एक्सपेंशन रेयर फैक्शन है, इसकी एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। जबकि ये वाला सिचुएशन जो है ये नॉर्मल स्प्रिंग है, लिहाजा यहाँ की एनर्जी मैं क्या कंसीडर करूंगा, 0, जैसे कि आपके पास दूसरे ट्रेवल करती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कैसे कह रहे हैं, longitudinal waves, the particles of the medium moves back and forth along the direction of propagation, back and forth to and fro अगर मूव कर रहे हो तो उसको हम longitudinal waves। we can produce transverse waves। अब ये दूसरी टाइप कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। इन स्लिंग की स्प्रिंग के अंदर भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं अगर आप उसके ऊपर जर्क अप एंड डाउन अप्लाई करें। मसलन ये देखें यहाँ पे इन्होंने रोप में भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने स्प्रिंग में ही कर दिया। अगर स्प्रिंग के ऊपर अब पहले तो आपने ऐसे जर्क अप्लाई किया था,
अब आप डायरेक्शन ऑफ जर्क को चेंज करके कैसे अप्लाई करें, अप एंड डाउन अप्लाई करें, यानी कि इसको ऊपर नीचे की तरफ करें, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वेव्स जो हैं वो कैसे ट्रैवल कर रही होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वाटर के अंदर वेव्स ट्रैवल करती हैं। तो ये जो है ये कौन सी वेव्स कहलाएंगी, ट्रांसवर्स। इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ्स कहलाते हैं ये। अच्छा, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है वो अप एंड डाउन है, और एनर्जी जो प्रोपेगेट कर रही है वेव वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम इज परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जीज होती हैं। बेसिकली वेव एनर्जी को कैरी करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। देखें, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वन प्लेस टू अनदर थ्रू वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करें, तो वी प्रोवाइड मस्कुलर, हम उसकी अपनी मस्कुलर एनर्जी को आगे शिफ्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में। द सेट ऑफ वेव्स, उसके अंदर कई एक वेव्स बनती हैं, सीन्स ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, जो कि इस स्ट्रिंग के अलोंग आगे की तरफ क्या करती चली जाती है, ट्रैवल। वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड, आप कहाँ से एनर्जी ले रहे होते हैं, अपने हाथ से। स्ट्रिंग वो एनर्जी लेता है और आगे की तरफ क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। दीज पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर, ये पार्टिकल्स एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, प्रोपोगेट करती है देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स, एक के बाद दूसरे पार्टिकल्स में जाती जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेव फॉर्म होती है जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग फ्रॉम। अच्छा, अब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वेव के अंदर मौजूद है, यहाँ तक की जो हाइट होगी, ये हाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी कि हाउ मच एनर्जी इज देयर इनसाइड द वेव। ये जितनी ऊंची होगी इतने ही एनर्जी ज्यादा, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अब अगर वेव जो है वो कम एम्पलीट्यूड की है तो इसका मतलब क्या है कि वेव में एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। अगर ज्यादा की होगी तो एनर्जी, तो इसका मतलब क्या है, इसके इसी तरीके से अगर एक स्प्रिंग है और ऊपर वाले केस में जो ये स्प्रिंग था, और स्प्रिंग को जो यहाँ पे इन्होंने कंप्रेस किया था, अगर कंप्रेशन ज्यादा कर दिया और स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस हो गया ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है कि इतने हिस्से में एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस पार्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंप्रेशन कम है, सिर्फ 4 रीजन है, यहाँ पे कई एक रीजन आ गए, तो यहाँ पे एनर्जी अगर इसके कंपैरिजन पे देखी जाए तो यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, और यहाँ पे लो होगी उसके रिलेटिव। ठीक है ना, तो जितनी ज्यादा कंप्रेशन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितने ज्यादा हाइट होगी वेव की, दैट इज द एनर्जी इन द वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव के एम्पलीट्यूड, ये भी हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को हम कहते हैं हाइट ऑफ द वेव, वेव की ऊंचाई, हाइट ऑफ वेव। हाइट जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा कंसिडर की जाएगी। इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर then more energy per second produces higher frequency and deliver more energy per second, string move fast, यानी कि अगर मैं जल्दी जल्दी हिलाऊंगा तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये भी हम देखेंगे। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पानी में भी ऐसा ही होता है। अब पानी में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो देखिए ये रिपल्स वाटर के अंदर बन रहे हैं। अगर आपने कॉर्क रखा है तो कॉर्क जो होगा वो अप एंड डाउन, जबकि एनर्जी ट्रेवल करेगी इन द फॉरवर्ड। ये देखिए आपको लिखा हुआ है कि एनर्जी ट्रेवल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉर्क्स जो होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा, अप एंड डाउन। जनरेट, अच्छा अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है, कि टू जनरेट अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकंड दैट जनरेट। अच्छा, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिसके बाद फिर ये चीज आपको बताऊंगा कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव। अच्छा, अब जरा आप यहाँ पे देखिएगा, ये इस तरफ आ जाइए। देखें, जब हम वेव को स्टडी करते हैं, जरा देखिए बेटा, जब हम वेव्स को स्टडी करते हैं ना, तो वेव्स को स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले वेव्स बनानी है। वेव कैसे बनाएंगे, ये एक वेव मैं बना रहा हूं जो यहां से चली। अच्छा, वेव जो एक ये कहलाएगी सिंगल वेव, जो कि अपने प्लस रीजन यानी कि ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी तमाम पार्टिकल्स को कवर अप कर रहा है, रीजन यानी कि नेगेटिव के सारे पार्टिकल्स को कवर करके यहां तक पहुंचेगी। ये कहलाएगा वन साइकिल और वन वेव, ये पूरी एक वेव कह रहा है। यानी कि अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं तो ये यहां से लेके जब यहां पे खत्म होगा तो इसको काउंट करें तो यहाँ पे कितनी वेव्स, अगर अब मैं काउंट करूं तो ये 2 वेव्स बनेंगी, 2 वेव्स बनेंगी। पहली वेव यहां से लेके यहां तक खत्म हुई है, यानी कि इस पोजीशन से
इस पोजीशन तक फर्स्ट वेव और यहां तक फिर ये सेकंड वेव। अच्छा, अब जो ये एक वेव आपके पास देखिए यहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं इस वेव को, और ये यहां से चल के यहां पे खत्म हो रही है। इस वेव के अंदर अगर आप जज करें, देखें, तो आपको पता लगेगा कि ये वेव के अंदर पहले एनर्जी बढ़ती गई और यहाँ पे पहुंच के ये कहलाएगा क्रस्ट, जिसकी एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। फिर ये नीचे आने लगा, यहाँ पे पहुंचा, अब फिर यहाँ पे आया ट्रफ, यहाँ पे भी एनर्जी क्या हुई, मैक्सिमम, और यहाँ पे वेव खत्म। अब इसमें जो पहली टर्म हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वेव लेंथ, जिसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ वेव। तो लेंथ ऑफ किसी चीज की जब लेंथ मेजर की जाती है तो इट शुड बी मेजर्ड इन मीटर्स। मैं इसको किस में मेजर करूंगा, मीटर में मेजर करूंगा। तो लेंथ ऑफ द वेव का मतलब क्या हो गया कि इफ यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट वन, जहां पे एक वेव मुकम्मल हो रही है, यहां से यहां तक का अगर मैं डिस्टेंस मेजर, वेव लेंथ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, ग्रीक सिंबल लैम्डा। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक सिंबल लैम्डा। ये बनता कैसे, एक ऐसे क्रॉस में लाइन डालिए और एक लाइन ऐसे डाल दें, ये कहलाता है लैम्डा, इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये मुझे बताइए, ये तमाम वेव्स जब बन रही होती है ना, अगर 100 वेव्स, ऐसा नहीं होता, तमाम वेव्स आइडेंटिकल होती। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली वेव, सपोज कि मैं इसकी वेवलेंथ कहता हूं 2 मीटर, तो इसका मतलब क्या है, अगली वेव भी कितने मीटर की होगी, 2 मीटर की होगी। यानी कि टोटल 2 वेव्स कितने मीटर में आ रही होंगी, 4 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा होगा फॉर 2 वेव्स का, क्योंकि एक वेव कितने मीटर की। लेंथ के अंदर लेंथ ऑफ द वेव ही नहीं होता, बल्कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट। अगर मैं एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस लूं तो भी वो इसकी क्या कहलाएगी, वेव लेंथ, लैम्डा कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहां से ये कहलाता है, अगर मैं पूरी वेव लेता हूं, यहां पे लेके यहां पे खत्म हुई है और यहां पे लेके यहां पे खत्म हुई है, तो बताइए इस पूरी वेव के 2 हिस्से करें तो एक अपर रीजन है, एक लोअर रीजन है, और इसको भी अगर आप हाफ कर दें तो एक रीजन ये आता है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुई है वहां से क्रस्ट तक पहुंचने में आपने 1/4 ऑफ वेव ली, फिर यहां पे 1/4 और आ गई क्रस्ट से बॉटम पे आते हुए, फिर मेन से ट्रफ तक जाते हुए एक नेक्स्ट वेव आई, यानी कि 1/4, और फिर 1/4 आपके पास, उसके बाद दूसरी वाली भी क्या है, 1/4। यानी कि मैंने वेव को, ये इसका पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया आपके पास, ये इसका आपके पास थर्ड पार्ट हो गया, और ये आपके पास इसका फोर्थ पार्ट हो गया। तो ये 4 हिस्से हो गए वेव। तो वेव के 4 पार्ट्स हो जाने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहां से 1/4 आगे निकाल दूं, यानी कि क्रस्ट से स्टार्ट करूं अगर मैं काम करना, तो दूसरा हिस्सा भी कहां पे खत्म होगा, क्रस्ट पे, यानी कि इसमें 1/4 आगे चले जाइए आप। तो देखिए हम क्या लिखते हैं कि जो आपके पास रिजल्ट आता है वो रिजल्ट कुछ ऐसे लिखा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन consecutive crust और ट्रफ्स। अगर आप क्रस्ट 2 कंसेक्यूटिव, एक ये वाला क्रस्ट ले लीजिए और एक ये वाला क्रस्ट ले लें, तो इनके दरमियान भी डिस्टेंस 2 मीटर ही होगा अगर उधर वाला 2 मीटर है। या फिर अगर मैं एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस लेता हूं तो वो भी सेम कितने मीटर्स निकल रहा होगा, 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो होगा ये बन गई। ठीक है, फर्स्ट वेव। और सेकंड वेव मैं यूं बनाता हूं। अब इसमें एक ग्रीन कलर की वेव है और एक रेड कलर की। अब अगर मैं रेड कलर को चेक करूं तो रेड कलर की वेवलेंथ यहां से लेके ये 2 क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस, ये निकलेगी लैम्डा। जबकि ग्रीन कलर के अंदर एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का निकालेंगे या ट्रफ से ट्रफ तक का निकालेंगे तो लैम्डा क्या आएगा, ये आएगा। अब आप देखिए जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है क्योंकि वेव बड़ी है, और ग्रीन कलर के अंदर होगा फॉर कौन सा कलर, फॉर ग्रीन कलर, और ये लैम्डा है
फॉर रेड कलर, तो आप देखेंगे कि मैं क्या लिखूंगा कि ग्रीन कलर की लेस होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द रेड वन। यानी कि वेव्स अगर बहुत क्लोज हो गई हैं, ऐसे हो गई वेव्स, तो इनकी वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई। और अगर वेव्स जो हैं वो ऐसे हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इसकी वेवलेंथ ज्यादा है लैम्डा, जबकि यहां पे लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत कम निकलेगा। समझ रहे हैं? तो वेवलेंथ जो होती है वो डिस्टेंस ऑफ अ वेव होता है, तो डिस्टेंस ऑफ वेव के थ्रू हम वेवलेंथ कैलकुलेट। दूसरी टर्म जो होती है वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। दूसरी टर्म हम पढ़ते हैं यहां पे क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है, इट शोज, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ साइकिल्स, कि कितनी दफा कोई चीज घूमी। नंबर ऑफ साइकिल्स यानी कि साइकिल्स का मतलब क्या है कि यू विल हैव टू काउंट देम, गिनेंगे आप, क्या कर लें, साइकिल्स को काउंट कर लें। इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में कितने साइकिल्स बनेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकेंड आपके पास क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या गिनना है, आपने गिनना है कि कितने साइकिल्स बने। आप सपोज कि मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये एक फैन है, पंखा है। अब पंखा जो है वो एक चक्कर लगाता है, फिर दूसरा, तो ये एक साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है फैन। अब सपोज आपने घड़ी को ऑन किया और आपने ऑन करके देखा कि इन 1 सेकेंड, ठीक है, ये वॉच है, 1 सेकेंड जब पूरा गुजरेगा तो बताइए इसमें कितने। अब सपोज कि इसने 3 साइकिल्स या 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, तो इस फैन की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी जो कि कहलाएंगे 3 साइकिल्स इन अ सेकेंड कंसिडर की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 3 साइकिल्स पर सेकेंड कह लें, या आप इसको 3 वाइब्रेशन, ये इसकी यूनिट हो गई, वाइब्रेशन पर सेकेंड कह लें, और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 हर्ट्ज कह सकते हैं, HERTZ, हर्ट्ज, जिसको HZ भी लिखते हैं, 3HZ। अब अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करना है, 3। अगर अब ये बताइए कि अगर पंखा आपके पास चल रहा है, तो पंखे की जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं, पंखे की फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती, यानी कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल्स भी क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं वेव की बात करता हूं, तो मैं यहां पे अगर एक वेव बनाता हूं, ये मैंने, देखिए भाई, अगर मैं इसे काउंट करूं तो ये कितनी वेव्स बन रही हैं, 4 वेव्स बन रही हैं। अब सपोज कि यहां से ये वेव चलना शुरू हुई और चलते चलते इस पोजीशन तक पहुंची है, और इसने यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज कि कितने सेकंड्स लिए, 2 सेकंड्स लिए। सपोज कितने सेकंड्स लिए इसने, 2 सेकंड्स ले रहा है ये यहां से वहां तक पहुंचने में। देखें भाई, कितने सेकंड्स लिए इसने, 2 सेकंड्स लिए। अब आप बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। अगर मैं इसमें साइकिल काउंट करूं, तो देखिए यहां से चलिए तो ये पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहां से चलिए ये पॉइंट ए कर लें इसे, फिर यहां से चलें ये पॉइंट बी पे दूसरा साइकिल कंप्लीट, फिर यहां से चलें ये पॉइंट सी पे तीसरा साइकिल, और ये कौन सा साइकिल, चौथा। तो इसका मतलब क्या है कि कुल टोटल साइकिल्स यहां पे अगर आप काउंट करें तो साइकिल्स कितने आ रहे हैं, यानी कि 2 सेकंड में 4 साइकिल्स आ रहे हैं। तो बताइए यहां से यहां तक अगर 2 सेकंड है तो इसका हाफ कितने सेकंड होगा, 1 सेकंड। और 1 सेकंड में अगर आप काउंट करें कि साइकिल्स, अगर 1 सेकंड में साइकिल देखूं तो ये 1 और 2, तो 1 सेकंड में कितने साइकिल्स आ रहे हैं, 2 साइकिल्स आ रहे हैं। यानी कि 2 साइकिल्स इन 1 सेकंड का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वो कहलाएगी 2 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 2 हर्ट्ज। ठीक है? कंप्यूटर के ऊपर लिखा होता है ना 2.1 गीगा हर्ट्ज, तो इसका मतलब क्या होता है, ये गीगा जो होता है ये बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस होता है। ठीक है ना? तो बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिलियंस, 3 टाइम्स बिलियंस,
ठीक है, यानी कि 2.1 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगी इन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एग्जीक्यूट, तो वो इसकी साइकिल कहलाती है। अब साइकिल कई तरीके से, जो फ्रीक्वेंसी आप निकाल रहे होते हैं ना, कई तरीके से साइकिल हो सकते हैं। मसलन आप अगर कोई एस्से लिख रहे हैं तो आप वो पर सेकंड कितने वर्ड्स टाइप कर लेते हैं। अब अगर एक बंदा 1 सेकंड में 4 वर्ड टाइप कर पा रहा है या 2 वर्ड टाइप कर पा रहा है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आप ये बताइए कि एक आप फ्रीक्वेंसी क्रिकेट की बाउंड्री की मैच में भी निकाल सकते हैं। क्या आप ये कहें कि भाई 1 सेकंड के अंदर कितनी बॉलें कराई गई, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी बारिश के कतरों की निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने कतरे गिरे पानी के, ठीक है ना। तो सेकंड के रिलेटिवली क्या हाउ मच साइकिल्स वुड बी देयर इन अ सेकंड, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट जो होती है अभी हमने देखा कि वो क्या कहलाती है, हर्ट्ज कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब जरा देखिए कि मैं इसको क्लोज करता हूं। अब तीसरी टर्म मैं आपको बता रहा हूं, वो टर्म क्या है, जरा देखें भाई। थर्ड टर्म जो है वो आपने 2 टर्म्स तो देख ली। थर्ड टर्म है आपके पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है ये बेसिकली इज यूज टू मेजर द टाइम। इसको नापा जाता है किसके थ्रू, एक वॉच के थ्रू। जैसे किसी चीज का टाइम मेजर करते हैं ना, जिससे घड़ी से आप टाइम मेजर कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये टाइम मेजर किया जाता है। लेकिन ये कौन सा टाइम होता है, ये टाइम वेव का टाइम होता है। किस चीज का टाइम होगा, टाइम ऑफ अ वेव। एक वेव यानी कि एक सिंगल वेव कितनी देर में मुकम्मल हो रही है, ये इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या करें, पहले तो आपने फ्रीक्वेंसी, ये जो फैन था इसकी आपने फ्रीक्वेंसी मालूम की थी कि हाउ मेनी साइकिल, जब आप फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं अगर एक पंखा घूम रहा है तो उसका हम टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल, हमेशा याद रखिएगा कैपिटल टी से। ये आपको बताता है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। टाइम आप मेजर करेंगे इन सेकेंड्स, टाइम इज रिक्वायर्ड इन सेकेंड्स में मेजर। अब मसलन यहां से एक वेव चली और ए यहां पे चल के देखा, यहां पे वेव कंप्लीट हो रही है। जब वेव चली थी तो उसका टाइम जो था वो 0 था, ठीक है भाई। और जब वेव चलना शुरू हुई, टाइम चलता रहा और यहां पहुंच के टाइम हो गया 1.20। तो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स में इसने एक वेव मुकम्मल की है। 1 मिनट 20 सेकेंड्स में इसने एक राउंड ट्रिप कंप्लीट किया पंखे ने। तो दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम, यानी कि मैं उसका ये क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अगर मैं लिखता हूं 40 सेकेंड्स अगर किसी चीज का टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज अपना एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रही है कितनी देर में, 40 सेकेंड्स में। यानी कि हाउ मच टाइम इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में, और इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी क्वांटिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी से नहीं, स्मॉल टी फॉर एनी टाइम, कोई भी वक्त हो, कैपिटल टी। अब यहां पे देखिए, अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल इसी चीज को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मैं ये मिटा देता हूं, ये भी मिटा देते हैं हम और इसको भी मिटा देते हैं। अब मैं यहां पे वेव बनाता हूं भाई ए, अब ये सेकंड वेव आई और ये आ गई थर्ड वेव। तो अगर आप काउंट करें तो ये कितनी वेव आ रही है, वी हैव 3 वेव्स। अब ये बताइए, ये 3 वेव्स यहां से लेके यहां तक पहुंचने में इसने टाइम जो लिया, ये टाइम पीरियड नहीं कहलाएगा, क्योंकि कितनी वेव्स हैं, 3 वेव्स जो हैं वो सपोज कितनी देर में पहुंच रही हैं, 9 सेकेंड्स। टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल टी कितना है आपके पास, 9 सेकेंड्स के अंदर 3 वेव्स जो हैं वो यहां तक पहुंच रही हैं, साइकिल्स हैं या वेव्स। तो बताइए अगर मुझे टाइम पीरियड कैपिटल टी चाहिए होगा तो वो 3 वेव्स का नहीं, दैट इज फॉर 1 वेव, एक वेव का मुझे चाहिए। तो बताइए यहां से यहां तक अगर 9 सेकंड लग रहे हैं तो यहां से यहां तक आपके पास क्या लगेंगे, 9/3, यानी कि ये जो टाइम लगेगा आपके पास यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम,
ये कैपिटल टी कहलाएगा और ये कितने सेकंड आएगा 3, क्योंकि 3 सेकंड ये लगे, 3 सेकंड यहां से यहां तक लगे और 3 सेकंड यहां से यहां तक, तो टोटल मिलके कितने सेकंड हो गए 9 सेकंड। दिस 9 सेकंड इज द टाइम फॉर कितनी वेव्स 3 वेव्स, तो इट इज नॉट टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 साइकिल, एक राउंड ट्रिप। अब जैसे अर्थ है जमीन 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहे, इसी तरीके से अगर अर्थ यहां पे जब वापस पहुंची तो एक साइकिल होगी, तो ये 365 डेज, यानी कि मैं ये कहूंगा कि अर्थ का सर्कुलर जो रोटेशन जो होता है उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है, और अक्रॉस सन जो आपके पास टाइम पीरियड बन रहा है वो 365 डेज है, तो भी ये चीज क्या होगी सही, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो। तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड ऑफ वेवलेंथ। अब जरा आप देखें कि ये जो टाइम पीरियड होता है और फ्रीक्वेंसी, ये बोथ आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर, एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को लिखूंगा तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, उलट होंगे, रेसिप्रोकल। यानी कि टी जो होगा वो 1/f के बराबर होगा, 1/f किसके बराबर होगा, टी के बराबर। अब जरा आप हम करके देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। इस वाले केस में आपके पास टाइम कितना दिया गया था 9 सेकेंड्स, तो बताइए एक साइकिल कितनी देर में हो रहा है 3 सेकेंड, कितनी देर में 3 सेकेंड, तो टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया। अब ये बताइए अगर ये साइकिल्स चल रहे हैं तो इनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए डायरेक्ट निकालूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है कि हाउ मच साइकिल इन 1 सेकेंड, तो बताइए कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स, काउंट ऑफ साइकिल्स आप निकालें। तो अगर मैं एक सेकंड में काउंट ऑफ साइकिल निकालूंगा तो ये कैसे, देखिए यहां से यहां तक 3 हुआ, तो 3 का मतलब क्या है, यूं और यूं कर लीजिए, यहां से यहां तक 1 सेकंड हुआ, फिर ये 2, फिर ये 3, तो बताइए 1 सेकंड के लिए अगर आप काउंट ऑफ साइकिल निकालेंगे तो बताइए ये तो 1/4 साइकिल हुआ, 1/4 और हाफ के दरमियान, देखिए ये 1/4 साइकिल आया और 1/4 और हाफ के दरमियान आएगा, यानी कि 1/4 का मतलब क्या हो गया 0.25 और हाफ का मतलब क्या हो गया 0.5, इसके दरमियान नंबर ऑफ साइकिल्स आपके पास, यानी कि इस रीजन के साइकिल्स आपके पास बनेंगे। यानी कि एक सेकंड में यहां तक हो रहा है 1 सेकंड मुकम्मल, 1 सेकंड में इतने साइकिल्स, ये वाला जो रीजन है ये इतने साइकिल्स 1 सेकंड में, देखिए आधा साइकिल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको निकालने के लिए जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, या अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी आ रही है आपके पास, टाइम पीरियड 3 सेकंड आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 1/3 के बराबर होगी, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी एफ जो होगी 1/t का मतलब क्या हो गया 1/3, टाइम पीरियड 3 सेकंड है ना, तो 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.33 हर्ट्स। तो यहाँ पे आप देखें आंसर किसके दरमियान आ रहा था, 0.25 से लेके 0.5 के, तो 0.33 सही आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता हो तो मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा, और टाइम पीरियड पता हो तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। अब हम देखने जा रहे हैं आखिरी चीज, अच्छा नहीं ये 3 टर्म्स तो हो गई, चौथी टर्म जो होती है वो अभी मैंने इससे पहले भी आपको जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि आगे चल के देखेंगे। चौथी टर्म जो होती है वो आपके पास होती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। चौथी टर्म क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड। अच्छा यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, टाइम पीरियड से पहले मैंने जो फ्रीक्वेंसी बता रहा था, फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप वेव्स बनाते हैं, अभी एम्पलीट्यूड को रोकिएगा। अच्छा अब मैं ना 2 वेव्स बनाता हूं, एक वेव ये है, ठीक है, और दूसरी वेव रेड में बनाता हूं मैं, ठीक है। अब ये 2 अलग अलग वेव्स है, तो आपको नजर आ रहा है वेवलेंथ जो है रेड की वो कम है, लेस है वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं इसका लैम्डा कैलकुलेट करता हूं तो लैम्डा इसका क्या है, लेस है, और यहां पर देखें लैम्डा जो है इस वेव का वो मोर है, ज्यादा है। तो बताइए जिसका वेवलेंथ कम होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी, अब अगर मैं इसमें साइकिल्स काउंट करूं, फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, काउंटिंग ऑफ साइकिल, ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, साइकिल काउंट कहलाती है। अब अगर मैं साइकिल काउंट करूं तो देखिए इतने से हिस्से में सिर्फ 2 वेव्स बन रही हैं ब्लू वाले में, जबकि रेड वाले में वेव्स कितनी 1 2 3 4 5 बनती चली जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि रेड की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा है फॉर रेड, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, कम है, ब्लू वाली। देखिए अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा।
और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। तो ये जरा देखिए, एम्पलीट्यूड असल में कहलाता है आपके पास हाइट ऑफ द वेव, हाइट ऑफ वेव, या इसको हम और कहते हैं एनर्जी ऑफ वेव, वेव की एनर्जी कि कितनी पावर रखती है, ठीक है, एनर्जी ऑफ वेव। अब बताइए, अगर एक वेव है ए, ऐसे बनी हुई है वेव, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये आ गई, ये 3 वेव्स बन रही हैं, 1 2 3। अब दूसरी वेव मैं ऐसे बना देता हूं, ए ऐसे करके। अब इसमें जो रेड वेव आ रही है ना, ये रेड, अच्छा अगर मैं पहले ये देखता हूं कि यहां पे इसकी हाइट चेक कीजिए, ज्यादा है, यहां पर भी इसकी हाइट ज्यादा है, जबकि इसकी हाइट चेक करें, इसकी हाइट क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो जो रेड वेव है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी जो होगी दैट इज मोर, और जो ब्लू वेव है उसकी कंपेयर करूं रेड और ब्लू की, तो अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी के अंदर आप वेव को काउंट कर लें। देखें, ये जो ब्लू चली है, ये 1 वेव बनी, फिर ये 2 वेव बनी, फिर ये 3। तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ब्लू की अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखता हूं तो वो कितनी आ रही है, 3 हर्ट्ज। सपोज के यहां से यहां तक 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के अंदर जो टोटल वेव्स बन रही है 3 हर्ट्ज आ गई। अच्छा, रेड के अंदर अगर आप चेक करो तो ये ऊंची तो हो गई है, लेकिन साइकिल्स यहां से चल के 1, यहां से चल के 2, यहां से, तो यहां पर भी इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। तो देयर इज नो चेंज इन देयर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज दोनों की क्या है, सेम है। और ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, क्योंकि देखिए रेड में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 10 12 आ रही है फ्रीक्वेंसी, जबकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 2 आ रही है, इनके 2 ही वेव्स बन, ठीक है। तो यहां पे इनकी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इनके वेवलेंथ कंपेयर करूं कि वेवलेंथ कैसे हैं, तो वेवलेंथ के कंपैरिजन पे अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि, एक मिनट रुकिए,